गर्मी का मौसम था। मकरील की सुहावनी पहाड़ी। आबोवा में छुट्टी के दिन बिताने के लिए आई संपूर्ण भद्र जनता खिंचकर मोटरों के अड्डे पर, जहां पंजाब से आने वाली सड़क की गाड़ियां ठहरती हैं, एकत्र हो रही थी। सूर्य पश्चिम की ओर देवदारों से छाई पहाड़ी की चोटी के पीछे सरक गया था। सूर्य का अवशिष्ट प्रकाश चोटी पर उगे देवदारों से ढकी आग की दीवार के समान जान पड़ता था। ऊपर आकाश में मोरपूंछ के आकार में दूर दूर तक सिंदूर फैल रहा था। उस गहरे अर्गवनी रंग के पर्दे पर ऊंची काली चोटियां निश्चल, शांत और गंभीर खड़ी थीं। संध्या के झीने अंधेरे में पहाड़ियों के पार्श्व के वनों से पक्षियों का कलरव तुमुल परिमाण में उठ रहा था। वायु में चीड़ की तीखी गंध भर रही थी। सभी ओर उत्साह, उमंग और चहल पहल थी। भद्र महिलाओं और पुरुषों के समूह राष्ट्र के मुकुट को उज्ज्वल करने वाले कवि के सम्मान के लिए उतावले हो रहे थे। यूरोप और अमेरिका ने जिसकी प्रतिभा का लोहा मान लिया, जो देश के इतने अभिमान की संपत्ति है, वही कवि मकरील में कुछ दिन स्वास्थ्य सुधारने के लिए आ रहा है। मकरील में जमी राष्ट्रभिमानी जनता पलकों के पावड़े डाल उसकी अगवानी के लिए आतुर हो रही थी। पहाड़ियों की छाती पर खिंची धूसर लकीर सी सड़क पर दूर धूल का एक बादल सा दिखलाई दिया। जनता की उत्सुक नजरें और उंगलियां उस ओर उठ गईं। क्षण भर में धूल के बादल को फाड़ती हुई काले रंग की एक गतिमान वस्तु दिखाई दी। वह एक मोटर थी। आनंद की हिलोर से जनता का समूह लहरा उठा। देखते ही देखते मोटर आ पहुंची। जनता की उन्मत्तता के कारण मोटर को 10 कदम पीछे ही रुक जाना पड़ा। देश के सिरताज की जय, सरस्वती के वरद पुत्र की जय, राष्ट्र के मुकुटमणि की जय के नारों से पहाड़ियां गूंज उठीं। मोटर फूलों से भर गई। बड़ी चहल पहल के बाद जनता से घिरा हुआ, गजरों के बोझ से गर्दन झुकाए, शनय कदम रखता हुआ मकरील का अतिथि मोटर के अड्डे से चला। उत्साह से बावली जनता विजयनाद करती हुई आगे पीछे चल रही थी। जिन्होंने कवि का चेहरा देख पाया वे भाग्यशाली बिरले ही थे। धवलगिरी होटल में दूसरी मंजिल पर कवि को टिकाने की व्यवस्था की गई थी। वहां उसे पहुंचा, बहुत देर तक उसके आराम में व्याघात कर जनता अपने स्थान को लौट आई। क्वार की त्रयोदशी का चंद्रमा पार्वत्य प्रदेश के निर्मल आकाश में ऊंचा उठ अपनी शीतल आभा से आकाश और पृथ्वी को स्तंभित किए था। उस दूध की बौछार से धवलगिरी की हिमधवल 2 मंजिली इमारत चांदी की दीवार सी चमक रही थी। होटल के आंगन की फुलवारी में खूब चांदनी थी, परंतु उत्तर पूर्व के भाग में इमारत के बाजू की छाया पड़ने से अंधेरा था। बिजली के प्रकाश से चमकती खिड़कियों के शीशों और पर्दों के पीछे से आने वाली मरमरध्वनि तथा नौकरों के चलने फिरने की आवाज के अतिरिक्त सब शांत था। उस समय इस अंधेरे बाजू के नीचे के कमरे में रहने वाली एक युवती फुलवारी के अंधकारमय भाग में एक सरो के पेड़ के समीप खड़ी दूसरी मंजिल की पुष्पतोड़ों से सजी उन उज्ज्वल खिड़कियों की ओर दृष्टि लगाई थी, जिनमें सम्मानित कवि को ठहराया गया था। वह युवती भी उस आवेगमय स्वागत में सम्मिलित थी। पुलकित हो उसने भी कवि पर फूल फेंके थे, जयनाद भी किया था। उस घमासान भीड़ में समीप पहुंच एक आंख कवि को देख लेने का अवसर उसे न मिला था। इसी साथ को मन में लिए उस खिड़की की ओर टकटकी लगाए खड़ी थी। कांच पर कवि के शरीर की छाया उसे जब तब दिखाई पड़ जाती। स्फूर्तिप्रद भोजन के पश्चात कवि ने बरामदे में काले पहाड़ों के ऊपर चंद्रमा के मोहक प्रकाश को देखा। सामने संकरी धुंधली घाटी में बिजली की लपक की तरह फैली हुई मकरील की धारा की ओर उसकी नजर गई। नदी के प्रवाह की घरघराहट को सुन वह सिहर उठा। कितने ही क्षण मुंह उठाए वह मुग्ध भाव से खड़ा रहा। मकरील नदी के उद्दाम प्रवाह को उस उज्ज्वल चांदनी में देखने की इच्छा से कवि की आत्मा व्याकुल हो उठी। आवेश और उन्मेष का वह पुतला सौंदर्य के इस आह्वान की उपेक्षा न कर सका। सरो वृक्ष के समीप खड़ी युवती पुलकित भाव से देशकीर्ति के उस उज्ज्वल नक्षत्र को प्यासी आंखों से देख रही थी। चांद के धुंधले प्रकाश में इतनी दूर से उसने जो भी देख पाया, उसी से संतोष की सांस ली। उसने श्रद्धा से सिर नवा दिया। इसे ही अपना सौभाग्य समझ वह चलने को थी कि लंबा ओवरकोट पहने छड़ी हाथ में लिए दाईं ओर के जीने से कवि नीचे आता दिखाई पड़ा। पल भर में कवि फुलवारी में आ पहुंचा। फुलवारी में पहुंचने पर कवि को स्मरण हुआ, ख्यातनामा मकरील नदी का मार्ग तो वह जानता ही नहीं। इस अज्ञान की अनुभूति से कवि ने दाएं बाएं सहायता की आशा से देखा। समीप खड़ी एक युवती को देख
भद्रता से टोपी छूते हुए उसने पूछा, आप भी इसी होटल में ठहरी हैं? सम्मान से सिर झुकाकर युवती ने उत्तर दिया, जी हाँ। झिझकते हुए कवि ने पूछा, मकरील नदी समीप ही किस ओर है? यह शायद आप जानती होंगी। उत्साह से कदम बढ़ाते हुए युवती बोली, जी हाँ, यही 100 कदम पर पुल है। और मार्ग दिखाने के लिए वह प्रस्तुत हो गई। युवती के खुले मुख पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा था। पतली भवों के नीचे बड़ी बड़ी आंखों में मकरील की उज्ज्वलता झलक रही थी। कवि ने संकोच से कहा, न आपको व्यर्थ कष्ट होगा। गौरव से युवती बोली, कुछ भी नहीं, यही तो है सामने। उजली चांदनी रात में संगमरमर की सुघड़ सुंदर सजीव मूर्ति सी युवती साहसमय विश्वासमयी मार्ग दिखाने चली। सुंदरता के याचक कवि की कविता वीणा के सूक्ष्म तार स्पंदित हो उठे। सुंदरता स्वयं अपना परिचय देने चली है। सृष्टि सौंदर्य के सरोवर की लहर उसे दूसरी लहर में मिलाने ले जा रही है, कवि ने सोचा। 100 कदम पर मकरील का पुल था। 2 पहाड़ियों के तंग दर्रे में से उद्दाम वेग और घनघोर शब्द से बहते हुए जल से ऊपर तारों के रस्सों में झूलता हल्का सा पुल लटक रहा था। वे दोनों पुल के ऊपर जा खड़े हुए। नीचे तीव्र वेग से लाखों करोड़ों पिघले हुए चांद बहते चले जा रहे थे। पार्श्व की चट्टानों से टकराकर वे फेनिल हो उठते। फेनराशि से दृष्टि न हटा, कवि ने कहा, सौंदर्य उन्मत्त हो उठा है। युवती को जान पड़ा, मानो प्रकृति मुखरित हो उठी है। कुछ क्षण पश्चात कवि बोला, आवेग में ही सौंदर्य का चरम विकास है। आवेग निकल जाने पर केवल कीचड़ रह जाता है। युवती तन्मयता से उन शब्दों को पी रही थी। कवि ने कहा, अपने जन्मस्थान पर मकरील न इतनी वेगवती होगी, न इतनी उद्दाम। शीशु की लटपट चाल से वह चलती होगी, समुद्र में पहुंच वह प्रौढ़ता की शिथिल गंभीरता धारण कर लेगी। अरे मकरील, तेरा समय यही है। फूल न खिल जाने से पहले इतना सुंदर होता है, और न तब जब उसकी पंखुड़ियां लटक जाए। उसका असली समय वही है जब वह स्फुटोन्मुख हो। मधुमाखी उसी समय उस पर निछावर होने के लिए मतवाली हो उठती है। एक दीर्घ ने श्वास छोड़ आंखें झुका, कवि चुप हो गया। मिनट पर मिनट गुजरने लगे। सर्द पहाड़ी हवा के झोंके से कवि के वृद्ध शरीर को समय का ध्यान आया। उसने देखा, मकरील की फेनिल श्वेता युवती की सुघड़ता पर विराज रही है। एक क्षण के लिए कवि घोर शब्दमयी प्रवाहमयी युवती को भूल मूक युवती का सौंदर्य निहारने लगा। हवा के दूसरे झोंके से सिहर कर बोला, समय अधिक हो गया है, चलना चाहिए। लौटते समय मार्ग में कवि ने कहा, आज त्रयोदशी के दिन यह शोभा है। कल और भी अधिक प्रकाश होगा। यदि असुविधा न हो तो क्या कल भी मार्ग दिखाने आओगी? और स्वयं ही संकोच के चाबुक की चोट खाकर वह हंस पड़ा। युवती ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, अवश्य। सर्द हवा से कवि का शरीर ठिठुर गया था। कमरे की सुखद उष्णता से उसकी जान में जान आई। भारी कपड़े उतारने के लिए वह परिधान की मेज के सामने गया। सिर से टोपी उतार उसने ज्यों ही नौकर के हाथ में दी, बिजली की तेज रोशनी से सामने आईने में दिखाई पड़ा मानो उसके सिर के बालों पर राज ने चूने से भरी कुची का एक पोत दे दिया हो और धूप में सुखाए फल के समान झुर्रियों से भरा चेहरा। नौकर को हाथ के संकेत से चले जाने को कह, वह दोनों हाथों से मुंह ढक कुर्सी पर गिरसा पड़ा। मुंदी हुई पलकों में से उसे दिखाई दिया चांदनी में संगमरमर की उज्ज्वल मूर्ति का सुघड़ चेहरा, जिस पर यौवन की पूर्णता छा रही थी, मकरील का उन्माद भरा प्रवाह। कवि की आत्मा चीख उठी, यौवन, यौवन। ग्लानि की राख के नीचे बुझती चिंगारियों को उमंग के पंखे से सजग कर चतुर्दशी की चांदनी में मकरील का नृत्य देखने के लिए कवि तत्पर हुआ। घोषमयी मकरील को कवि के यौवन से कुछ मतलब न था, और मूक मकरील ने पूजा के धूप दीप के धूम्रावरण में कवि के नवशिख को देखा ही न था। इसलिए वह दिन के समय संसार की दृष्टि से बचकर अपने कमरे में ही पड़ा रहा। चांदनी खूब गहरी हो जाने पर मकरील के पुल पर जाने के लिए वह शंकित हृदय से फुलवारी में आया। युवती प्रतीक्षा में खड़ी थी। कवि ने धड़कते हुए हृदय से उसकी ओर देखा। आज शाल के बदले वह शुत्री रंग का ओवरकोट पहने थी, परंतु उस गौर सुघड़ नवशिख को पहचानने में भूल हो सकती थी। कवि ने गदगद स्वर में कहा, ओहो, आपने अपनी बात रख ली, परंतु इस सर्दी में कुसमय। शायद उसके न रखने में ही अधिक बुद्धिमानी होती।
व्यर्थ कष्ट क्यों कीजिएगा? आप विश्राम कीजिए। युवती ने सिर झुका उत्तर दिया, मेरा अहोभाग्य है, आपका सत्संग पा रही हूँ। कंटकित स्वर से कवि बोला, सो कुछ नहीं, सो कुछ नहीं। पुल के समीप पहुंच कवि ने कहा, आपकी कृपा है, आप मेरा साथ दे रही हैं। संसार में साथ ही बड़ी चीज है। मकरील की ओर संकेत कर, यह देखिए, इसका कोई साथी नहीं, इसलिए हाहाकार करती साथी की खोज में दौड़ती चली जा रही है। स्वयं अपने कथन की तीव्रता के अनुभव से संकुचित हो हंसने का असफल प्रयत्न कर अप्रतिभ हो, वह प्रवाह की ओर दृष्टि गड़ाए खड़ा रहा। आंखें बिना ऊपर उठाए ही उसने धीरे धीरे कहा, पृथ्वी की परिक्रमा कर आया हूँ। कल्पना में सुख की सृष्टि कर जब मैं गाता हूँ, संसार पुलकित हो उठता है। काल्पनिक वेदना के मेरे आर्तनाद को सुन संसार रोने लगता है। परंतु मेरे वैयक्तिक सुख दुख से संसार का कोई संबंध नहीं। मैं अकेला हूँ। मेरे सुख को बांटने वाला कहीं कोई नहीं, इसलिए वह विकास न पा तीव्र दाह बन जाता है। मेरे दुख का दुर्दम वेग असह्य हो जब उछल पड़ता है, तब भी संसार उसे विनोद का ही साधन समझ बैठता है। मैं पिंजरे में बंद बुलबुल हूँ या दुख से रोता हूँ, इसकी चिंता किसी को नहीं। काश जीवन में मेरे सुख दुख का कोई अवलंब होता, मेरा कोई साथी होता। मैं अपने सुख दुख का एक भाग उसे दे, उसकी अनुभूति का भाग ग्रहण कर सकता। मैं अपने इस निस्सार यश को दूर फेंक संसार का जीव बन जाता। कवि चुप हो गया। मिनट पर मिनट बीतने लगे। ठंडी हवा से जब कवि का बूढ़ा शरीर सिहरने लगा, दीर्घ ने श्वास ले उसने कहा, अच्छा चलें। द्रुत वेग से चली जाती जलराशि की ओर दृष्टि किए युवती कंपित स्वर में बोली, मुझे अपना साथी बना लीजिए। मकरील के गंभीर गर्जन में विडंबना की हंसी का स्वर मिलाते हुए कवि बोला, तुम्हें, और चुप रह गया। शरीर कांप उठने के कारण पुल के रेलिंग का आश्रय ले युवती ने लज्जा विजड़ित स्वर में कहा, मैं यद्यपि तुच्छ हूँ। ननन, यह बात नहीं, कवि सहसा रुक कर बोला, उल्टी बात, हाँ अब चलें। फुलवारी में पहुंच कवि ने कहा, कल। परंतु बात पूरी कहे बिना ही वह चला गया।